तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। हम जानेंगे पदार्थ के सबसे बुनियादी हिस्से यानी एटम की कहानी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की जासूसी है जो ये बताती है कि हमारे चारों ओर की हर चीज आखिर बनी कैसे है। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। अगर किसी ने भी एक एटम को सीधे सीधे कभी देखा ही नहीं, तो फिर हमें ये कैसे पता कि वो दिखता कैसा है? ये कहानी असल में सुरागों को जोड़ने की है, जहां वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक सबूतों से इस अनदेखी दुनिया की एक तस्वीर बनाई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एटम को समझने की पहली बड़ी वैज्ञानिक कोशिशों से। ये वो दौर था जब इस पहेली को सुलझाने के लिए पहली बार कुछ मॉडल सामने रखे गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ 30 साल के अंदर हो गया। विज्ञान की दुनिया में ये एक जबरदस्त क्रांति थी। तो चलिए एक एक करके इन पड़ावों को समझते हैं। सबसे पहले आए जे थॉमसन अपने प्लम पुडिंग मॉडल के साथ। इसकी कल्पना ऐसी की जा सकती है जैसे कोई तरबूज हो। पूरा का पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। सुनने में काफी सीधा साधा लगता है ना? और इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के होने की बात तो समझा दी थी। लेकिन इस सीधी साधी कहानी में कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। ये मॉडल ये नहीं बता सका कि जब कुछ खास कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो वो बिखर क्यों जाते हैं। ना ही ये समझा पाया कि एटम स्थिर कैसे रहते हैं। ये तो साफ था कि ये मॉडल अधूरा है और विज्ञान को एक नए जवाब की तलाश थी। और यहीं से कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने पुराने मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया और दुनिया के सामने एटम की एक बिल्कुल नई तस्वीर रख दी। ये था रदरफोर्ड का मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सेटअप बहुत ही सिंपल था। सोने की एक बेहद पतली सी पन्नी और उस पर तेज रफ्तार अल्फा पार्टिकल्स की बौछार। उम्मीद तो ये थी कि सारे कण मक्खन में से चाकू की तरह सीधे पार निकल जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रदरफोर्ड ने 3 हैरान करने वाली बातें देखीं। ज्यादातर कण तो सच में सीधे निकल गए। इसका मतलब था एटम अंदर से ज्यादातर खोखला है। कुछ कण थोड़ा सा भटक गए, जिससे पता चला कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। पर और यही सबसे चौंकाने वाली बात थी, कुछ कण हजारों में से बस 1-2 टकराकर सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था कि यह उतना ही अविश्वसनीय था जैसे कोई एक कागज पर गोली चलाए और वो पलटकर उसी को लग जाए। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था, एटम के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही छोटी, बहुत ही भारी और ठोस चीज है। इसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया, एक छोटा सा सूरज यानी न्यूक्लियस और उसके चक्कर काटते ग्रह यानी इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, बल्कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उस जमाने की फिजिक्स कहती थी कि कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लगातार छोड़ेगा और ऐसा करते करते वो एक स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ पलक झपकते ही न्यूक्लियस में जा गिरेगा। मतलब इस मॉडल के हिसाब से तो एटम 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता था। और इस बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए आए नील्स बोर, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल अजीब सा था। बोर का पहला आइडिया ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, भूल जाइए पुरानी फिजिक्स, एटम की दुनिया में नियम अलग हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं वो कोई एनर्जी नहीं खोएंगे। बस ये एक नियम था, एक ऐसा साहसी नियम जिसने एटम को ढहने से बचा लिया। और फिर आया उनका दूसरा जबरदस्त आइडिया। बोर ने समझाया कि एटम से जो रोशनी निकलती है वो तब पैदा होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊंची एनर्जी वाली ऑर्बिट से एक नीची एनर्जी वाली ऑर्बिट में कूदता है। ये जो छलांग है इसी को कहते हैं क्वांटम लीप, और यही बताता है कि हर एलिमेंट एक खास रंग की रोशनी क्यों छोड़ता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। बोर ने इसे गणित से साबित किया। इस फॉर्मूले की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए कि इसने पहली बार हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स की एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्ट भविष्यवाणी की। ये थियरी से बढ़कर था, ये एक सबूत था। इस मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? इसने हाइड्रोजन से निकलने वाले प्रकाश के अनोखे फिंगरप्रिंट को पूरी तरह से समझा दिया। ये जो अलग अलग सीरीज दिख रही हैं, लाइनमैन, बाल्मर, पाश्चन, ये सब बोर के मॉडल से एकदम सटीक बैठती थी। ये एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन जैसा कि विज्ञान में हमेशा होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बोर का मॉडल कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो भी पूरी कहानी नहीं था। उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थीं।
देखिए, बोर का जादू सिर्फ हाइड्रोजन पर चलता था, मतलब जहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते, उनका मॉडल फेल हो जाता। वो ये भी नहीं समझा पाया कि स्पेक्ट्रम की लाइनें असल में और भी बारीक लाइनों से क्यों बनी होती हैं। और तो और, जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता तो प्रकाश की लाइनें टूट जाती थीं, जिसे जीमेन इफेक्ट कहते हैं। बोर का मॉडल इसकी भी कोई वजह नहीं बता पाया। साफ था कि कहानी अभी बाकी है। और यहीं से होती है असली क्वांटम क्रांति की शुरुआत। अब हम फिक्स्ड ऑर्बिट्स यानी रास्तों की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स की, यानी संभावनाओं के बादलों की। इस नए मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक बिंदु नहीं, बल्कि एक धुंधला बादल है जो बताता है कि उसके कहीं पाए जाने की संभावना कितनी है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस दिया, एटम का दिल। बोर ने क्वांटम छलांग का आइडिया देकर उसे ढहने से बचाया और हाइड्रोजन की पहेली सुलझाई। एक्सपेरिमेंट्स ने बोर की बात पर मोहर लगाई, और आखिर में जब बोर का मॉडल भी कम पड़ने लगा तो उसने दरवाजा खोला मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। सोचने वाली बात है कि एटम के बारे में हमारी समझ सिर्फ 30 सालों में एक पुडिंग से एक सोलर सिस्टम और फिर एक क्वांटम बादल में बदल गई। ये हमें विज्ञान की रफ्तार दिखाता है। तो सवाल यह है कि भविष्य की कौन सी खोजें इस तस्वीर को एक बार फिर से नया आकार देंगी, क्योंकि विज्ञान का ये सफर कभी नहीं थमता।